मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेक्सटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के लैंड अलॉटमेंट के संदर्भ में चर्चा करूंगा कि लैंड अलॉटमेंट में कौन सी ज़मीनें दी जाती हैं, किन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा और कैसे उसका पोजीशन दिया जाता है। इर्रेगुलर अलॉटमेंट क्या होते हैं, यदि कोई अलॉटमेंट का मिसयूज़ करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, इस पर मैं चर्चा करूंगा। ये सारे जो बातें भी मैंने बताई आपको, ये सेक्शन 63 से लेकर 67 के बीच की बात है। सेक्शन 63 में लैंड अलॉटमेंट की बात कही गई है। 64 में प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट की बात कही गई है। 65 में पोजीशन की बात कही गई है। 66 में इर्रेगुलर अलॉटमेंट की बात कही गई है और 67 में पावर टू प्रिवेंट डैमेज, मिस एप्रोप्रिएशन एंड रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन की बात कही गई है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं लैंड अलॉटमेंट के ऊपर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में लैंड अलॉटमेंट में कौन सी ज़मीनें दी जाती हैं। इसके संदर्भ में जो रेलिवेंट सेक्शन है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, वो है सेक्शन 63। तो आइए हम इसको रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, क्लास 1, द सब डिविजनल ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति earmark the following classes of the land for the provision of the sites for allotment to person specified in section 64. A. All land interested or deemed to be interested of Gram Panchayat under class 1 of subsection 2 of section 59. B. All land coming into possession of Gram Panchayat under any other provision of this code. उप जिलाधिकारी स्व प्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के आवंटन के लिए आबादी स्थल की व्यवस्था होती हेतु निम्नलिखित श्रेणियों की भूमि को चिन्हित कर सकता है। कौन सी है? ए में बताया गया, काम में बताया गया है, धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी गई समझी गई समस्त भूमि। तो धारा 59 क्लास 2 में जो ग्राम पंचायत को सौंपी गई है या फिर सौंपी हुई समझी गई है, तो ऐसी भूमि को उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम जो है ऐसी भूमि का आवंटन कर सकता है। खाम में बताया गया है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि, तो किसी अन्य उपबंध यानी किसी अन्य प्रोविज़न के तहत भी अगर ग्राम पंचायत के कब्जे में कोई भूमि आती है तो उसको भी एसडीएम जो है अलॉटमेंट कर सकता है। अब इसकी क्लास 2 को रीड करते हैं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोड और इन द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, द भूमि प्रबंधक समिति में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द एसडी सब डिविजनल ऑफिसर allot the following cases of the land for the purpose of building houses. A. Any vacant land referred to in subsection 1. Any land earmarked for Abadi site under the UP Consolidation of Holding Act 1953. C. Any land acquired under the provision of Land Acquisition Act 1894 and the right to fair compensation of transparency of Inland Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013। क्लास 2 में क्या कहा गया है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में या फिर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणियों की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए आवंटित कर सकती है। क्या है? उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि, यानी जो भी क्लास 1 हमने पढ़ा है उसमें कोई अगर रिक्त भूमि है तो उसको आवंटन कर सकती है। खा में बताया गया है उत्तर प्रदेश जोग चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के चिन्हित कोई भूमि, जहाँ पर आबादी स्थल बनाया गया है उसके लिए चिन्हित की गई भूमि, उसको आवंटित किया जा सकता है।
गाँव में बताया गया है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी स्तर के लिए अर्जित कोई भूमि। तो ये तीन तरह की भूमि को जो है कि को भवन में आवंटन की बात कही गई है। पहला है कि उपधारा 1 में कोई रिक्त भूमि है। दूसरा है कंसोलिडेशन एक्ट के तहत जो है आबादी स्तर के लिए कोई भूमि अगर चिन्हित की गई उसमें है। और तीसरे में गाँव में बताया गया है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो अगर कोई भूमि जो है आबादी के लिए अर्जित की गई तो उस भूमि को अलॉट किया जा सकता है। अब हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा है अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट। इस सेक्शन 4 में जो बताया गया, सेक्शन 64 में बताया गया है कि अगर कोई भूमि को अलॉट किया जाता है, सेक्शन 63 में हमने पढ़ा कि कौन सी भूमि अलॉट की जा सकती है। अब सेक्शन 64 में हम पढ़ेंगे अगर जब अलॉटमेंट की बात आएगी तो किन व्यक्तियों को अलॉटमेंट में प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी वरीयता क्रम क्या होगा अलॉटमेंट का। The following order of preference shall be observed in making allotment of land. Refer in section 63. A. An agricultural laborer or a village artisan residing in the Gram Sabha and belonging to the scheduled caste or scheduled tribe or other backward class, or a person of general category living in below poverty line as determined by the state government, and any other agricultural laborer or village artisan residing in the Gram Sabha. C. Any other person residing in the Gram Sabha and belonging to the scheduled caste and scheduled tribe or other backward class or person of general category living below poverty line as determined by the state government, provided that preference will be given to widow or physically handicapped person with same category. अब इसके आगे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लास मीन्स द बैकवर्ड क्लास ऑफ रीजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1994। पर्सन ऑफ जनरल कैटेगरी living below poverty line means such person as may be determined from time to time by the state government. धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि के आवंटन के लिए निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। कहा क्या है, ग्राम सभा में जो रहने वाले अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है या राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषक, श्रमिक या कोई ग्रामीण कारागार, इनको वरीयता दी जाएगी। किसको दी जाएगी? SC ST OBC या फिर जो है राज्य सरकार द्वारा जो जनरल कैटेगरी का अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसमें कोई कृषि श्रमिक है या कोई ग्रामीण कारीगर है तो उनको वरीयता दी जाएगी। खाम में बताया गया, क्या बताया गया है? खाम में बताया गया है ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारागार। यहाँ पर अन्य श्रमिक ऊपर भी श्रमिक आया है, यहाँ और ग्रामीण कारीगर आया है, कारीगर आया है, नीचे भी खाम में भी आया है। तो ऊपर जो कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारीगर आया है, यानी काम में जो कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारीगर आया है वो समान वर्ग की बात हो रही है। और खाम में कह दिया गया है ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक, यानी किसी भी वर्ग का कृषि श्रमिक है या फिर ग्रामीण कारीगर है तो उसको वरीयता दी जाएगी। गाँव में कह दिया है ग्राम सभा में रहने वाले SC ST OBC या राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति, परंतु उस श्रेणी के अंतर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा। अब इस उपधारा के प्रोविजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की जो डेफिनेशन कहाँ से ली गई है इसके बारे में बताया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समान श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य क्या है? ऐसे व्यक्ति जिसे राज्य सरकार समय समय पर अवधारित किया जाए। अब क्लास 2 में बताया गया है इन मेकिंग एन अलॉटमेंट अंडर दिस सेक्शन प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन who either holds no house or insufficient accommodation considering the requirement of his family.
इस धारा के अधीन आवंटन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पर अपनी परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या कोई भवन न हो या आवास हो तो अपर्याप्त हो। क्लास 3 में कहा गया एवरी लैंड अलॉटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड बाय द अलॉटी ऑन सच टर्म्स एज कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब। इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटित द्वारा ऐसे निबंधन और ऐसी शर्तों पर धारित किया जाएगा जो कि विहित की जाए। प्रोवाइडेड दैट इफ द अलॉटमी इज अ मैरिड मैन एंड हिज वाइफ इज अलाइव शैल बी को-अलॉटी ऑफ इक्वल शेयर इन द लैंड सो अलॉटी। परंतु यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह आवंटी होगी। तो ये आपने ये यहाँ पर जो है सेक्शन 64 में ये लैंड के जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें किन व्यक्तियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो नॉर्मली इन्होंने SC ST की OBC की कोई प्रेफरेंस देने की बात कही है, या फिर जनरल कैंडिडेट का कोई कृषि श्रमिक है या ग्रामीण कारीगर है उसको प्रेफरेंस देने की बात कही है, या कोई अन्य कैटेगरी का जो है कृषि श्रमिक या ग्रामीण कारागार है उनको प्रेफरेंस देने की बात कही है। शारीरिक रूप से विकलांग या विधवा कोई व्यक्ति है, विधवा औरत है कोई, उसको प्रेफरेंस देने की बात कही गई है। और इसमें ये प्रेफरेंस देते वक्त ये बात देखी जाएगी कि उसके पास कोई भवन ना हो और अगर आवास कोई है तो उसके पास अपर्याप्त आवास हो। और इसमें यह क्लियर किया गया है कि यदि कोई आवंटी विवाहित व्यक्ति है तो और उसकी पत्नी जीवित है तो उसको सहवंटी उसका माना जाएगा। तो सेक्शन 64 हमारा इतनी सी बात कह रहा है। अब सेक्शन 65 में हम कब्जे की बात करेंगे कि कब्जा हमें अगर किसी ज़मीन का अलॉटमेंट हमें दे दिया गया है तो उसका कब्जा हमें कैसे मिलेगा। डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू अलॉटी। नंबर 1 क्लास 1 क्या है, वेयर एनी लैंड रिफर टू सब सेक्शन 63 has been allotted for building a house under section 64 and any person other than allotee is in occupation of such land in contravention of the provision of the code, the SDM sub-divisional officer may of his own motion and shall on the application of the allotee put the allotee in possession of such land and may be for that purpose use or cause to be used such for as may be considered necessary। क्या कह रहा है सेक्शन 65 का क्लास 1, ये कह रहा है कि धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का यदि आवंटन किया गया है तो इस संहिता के बंधों के उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न कोई व्यक्ति के अधिभोग में हो, यानी कि किसी ऐसा कोई जिस जमीन का आवंटन कर दिया गया है उस आवंटित जमीन पर किसी और का कब्जा हो तो वहाँ पर उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है, या फिर आवंटी के आवेदन करने पर किसी भूमि का आवंटी को कब्जा दिलाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए कब्जा दिलाने के लिए वो ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यानी कि रीजनेबल फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए SDM को यहाँ परमिटेड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ जो है डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द सो एंड सो अलॉटी। क्लास 2 में ये कहा गया वेर एनी पर्सन आफ्टर बीइंग इविक्टेड अंडर दिस सेक्शन reoccupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punished with imprisonment for term which may extend up to 2 years, but which shall not be less than 3 months, and also with fine which may extend to 3,000 rupees। जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात भूमि या उसके किसी भाग को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में ले लेता है वह ऐसी अवधि की कारावास से दंडित किया जाएगा। तो 2 वर्ष तक हो सकती है किंतु 3 माह से कम नहीं होगा और ऐसे जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा क्योंकि 3,000 रुपये हो सकेगा। अब मान लीजिए कोई आवंटित जमीन जो है किसी आवंटित व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो SDM जो है उसको स्वप्रेरणा से या फिर उस व्यक्ति के आवेदन से उसको कब्जा दिलाएगा और उसके लिए जैसे बल का प्रयोग करना होगा वैसे बल का प्रयोग करेगा। और क्लास 2 में ये कह दिया कि यदि मान लीजिए कि उसने जो है पुनः उस पर कब्जा कर लिया तो पुनः कब्जा कर लिया तो फिर उसके लिए फिर आपको दंड का प्रावधान किया गया है और उसमें बताया गया है कि ये दंड जो होगा 2 वर्ष तक हो सकता है किंतु 3 माह से कम नहीं होगा और जुर्माना भी जो होगा लगाया जाएगा वो 3,000 रुपये से कम नहीं होगा। परंतु इसे नीचे प्रोविजन जोड़ दिया गया है, उसमें कहा गया है प्रोवाइडेड दैट द कोड
convicting the accused may, while passing the sentence, direct the whole of such portion of the fine that may be recovered of the court consider proper be paid to the LRT as damage for use and occupation। परंतु न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोषित करते हुए ये निर्देश देता कि ऐसा जुर्माना जिसे वसूल किया जाए का संपूर्ण या ऐसा भाग आवंटी के उपयोग अधिभोग से किसी क्षति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे। यानी कि यदि कोई जुर्माना वसूला जाएगा तो जो आवंटी है यदि इसको क्षति हुई होगी तो वो जो जुर्माने की रकम वसूली की गई है तो उसको एज ए कंपनसेशन जो है आवंटी जो एक्चुअल आवंटी है इसको दिया जा सकता है। न्यायालय ऐसा आदेश कर सकती है, ये प्रोविजन में जोड़ा गया है। क्लास में कह दिया गया है वेयर एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 2 the court at any stage after cognizance of the case has been taken is satisfied by the affidavit or otherwise that a. the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates to contravention of the provision of the code, and b. the LRT is entitled to the possession of such land. The court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case and may put the LRT in possession of such land। क्लास 3 में ये कहा गया है जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई के मामले का संज्ञान किया गया हो, किए जाने के पश्चात न्यायालय का किसी भी स्तर पर शपथ पत्र द्वारा यह अंततः समाधान कर दिया गया है कि इस संहिता के उल्लंघनों के उल्लंघन में अभियुक्त का ऐसी भूमिका पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्रवाई संबंधित हो और आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जा करने के लिए हकदार है, तो न्यायालय संक्षिप्ता मामले को अंतिम अवधारणा को लंबित रखते हुए भूमि को अभियुक्त से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है। यानी कि जब क्लास 2 में अगर कोई क्लास 2 में अगर कॉग्निजेंस क्लास 2 में आवंटी की ज़मीन पर यदि किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है या फिर पुनः कब्जा कर लिया है और उस स्थिति में न्यायालय ने अगर कॉग्निजेंस लिया है तो ये जो कॉग्निजेंस लेगा तो उसको जो है पुनः वो कब्जा दिलवाएगा और इसको समरी ट्रायल करेगा, यानी संक्षिप्ता मामले की अवधारणा करेगा। क्लास 4 में कहा गया वेयर एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 2 द एक्यूज इज कन्विक्टेड द अंतरिम ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन दिस शैल बी कन्फर्म बाय द कोर्ट। जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है वहां उपधारा 2 के अधीन पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी। यानी वहाँ पर उपधारा 2 में अंतरिम आदेश की व्यवस्था है। अगर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा तो क्लास 4 में उसको जो है उसको कंफर्म किया जाएगा। वही अंतरिम आदेश अगर क्लास 2 में किया गया है तो क्लास 2 के अंतरिम आदेश का कंफर्मेशन जो है क्लास 4 में होगा। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग क्लास 5 में कहा गया वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 2 द एक्यूज इज एक्विटेड और डिस्चार्ज एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन सो एक्विटेड और डिस्चार्ज entitled to be put back in possession over such land, the court on the application of such person direct the delivery of the possession be made to him। अब इसका क्लास सी हम पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एनी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 में बी ट्राइड सिमिलरली। यहाँ क्लास 6 में कह दिया गया सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संचित विचारण किया जा सकता है। यानी कि समरी ट्रायल की यहाँ पर वही बात कही जो अभी मैंने ऊपर अब जो है हम पढ़ के आए हैं। क्लास 7 में कहा गया फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट मे इन कंसल्ट विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हु शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सरसाइज इन रिलेशन टू सच ऑफेंस द पावर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट द फर्स्ट क्लासेस। इस धारा के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी के नीचे न हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराधों के संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करता हो। यानी कि ऐसा एसडीएम ऑफिसर जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर हो वही जो है विशेष न्यायालय में जो है इस तरह के मुकदमों को स्पीडी ट्रायल का देखेगा। क्लास 8 पे कह दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीजर 4
एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 2 शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। यहाँ पर यह कह दिया गया है कि CRPC में किसी बात के होते भी उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध जो होगा वो संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा। अब सेक्शन 666 में हम चर्चा करेंगे इर्रेगुलर अलॉटमेंट की। इंक्वायरी इनटू इर्रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ अवधि साइट। द कलेक्टर में of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land under section 64 inquiry in the manner prescribed into such allotment, and if he is satisfied the allotment is irregular, he may cancel the allotment of and thereupon the right, title and the interest of the allottee of every other person claiming through him in the land allotted such seizes। कलेक्टर धारा 64 के अधीन किए गए किसी भूमि के आवंटन को विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन शुद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा, और यदि उसको ये समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटी तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के ये अधिकार होगा, हक और हित समाप्त हो जाएगा। क्लास 2 में कहा गया है नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन इफ इट इज मेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उपधारा 1 के दिन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त किया गया है। यानी कि यदि किसी इर्रेगुलर अलॉटमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड 3 वर्ष का है, और ये 3 वर्ष की काउंटिंग जो होगी वो डेट ऑफ अलॉटमेंट से होगी। उसके बाद आप किसी इर्रेगुलर अलॉटमेंट की आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। एवरी ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर में अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 बी फाइनल। इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश धारा 202 के उपबंधों के अधीन होगा। अब सेक्शन 67 में हमें ये बताया गया है कि पावर टू प्रिवेंट डेमेज मिस एप्रोप्रिएशन एंड wrongful acquisition of ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी where any property interested or deemed to be interested under the provision of this code to a gram panchayat or the local authority is damaged or misappropriated, where the gram panchayat or other authority is entitled to take possession of another land, the provision of this code and such land is occupied otherwise than in accordance with the said provision, the Bhumi Prabandhak Samiti or the other authority or the Lekpal concerned, as the case may be, he shall be informed the assistant collector concerned in the manner prescribed। जहाँ किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंध के अधीन सौंपी गई समझी गई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहाँ कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहाँ यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीति से सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। यानी किसी जमीन का अगर एक लाइन में इसको समझाया जाए तो इसका मतलब यह है कि कोई ज़मीन जो कि आवंटित की गई है अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर उसका दुरुपयोग हो रहा है आवंटित भूमि का, तो उस स्थिति में भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीति से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। अब क्या बताएगा क्लास 2 में, वेयर द इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर सेक्शन 1 और अदरवाइज द असिस्टेंट कलेक्टर सर्टिफाइज दैट एनी प्रॉपर्टी रिफर टू इन सब सेक्शन 1 हैज बीन डैमेज और मिस एप्रोप्रिएट और एनी पर्सन इज इन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड रिफर टू सब सेक्शन 1 इन कंफर्मेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ही शैल इश्यू नोटिस द पर्सन कंसर्न ऑफ द शोकाज व्हाई एक्विजिशन फॉर डैमेज, मिस एप्रोप्रिएशन, wrongful acquisition not exceeding the amount specified in the notice be not recovered from him and why he should not be evicted from land। अब यहाँ पर क्लास 2 में ये समझाया गया है कि जहाँ उपधारा 1 के अधीन की या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर को समाधान हो जाता है और उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति को इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा
में निर्दिष्ट किसी भूमि का अधिभोग हो, वहाँ वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उसे क्षति, दुरुपयोग या गलत अभियोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो की वसूली की जाए, और क्यों ना ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। तो इसमें जो है इविक्शन के लिए और कंपनसेशन के लिए नोटिस दी जाएगी। क्लास 2 में ये बताया गया। अगर सहायक कलेक्टर को समाधान हो जाता है कि क्लास 1 में जो है जो सूचना मिली है कि उस जमीन का जो है दुरुपयोग हो रहा है। क्लास 3 में बताया गया, इफ द पर्सन टू हुम ए नोटिस हैज बीन इश्यूड अंडर सबसेक्शन 2 फेल टू शो कॉज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस और विद इन द such extended time as assistant collector may allow in this behalf, or if the so cause is found to insufficient, the assistant collector may direct that such person shall be evicted from the land, and may for that person use or causes to be used such force as may be necessary, and may direct the amount of compensation for damage or misappropriation of property or wrongful acquisition as the case may be recovered from such person as areas of land. अब यहाँ पर क्लास 3 में ये कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई है और नोटिस का समय के निर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए समय के भीतर जैसे सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाए के कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर ये निर्देश देगा कि व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सका है या करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो। ये निर्देश देखता है यथार्थ संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए गलत अभियोग के लिए प्रतिकर की राशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। अब क्लास 2 में क्या हुआ, क्लास 2 में शोकाज नोटिस भेजी गई और क्लास 3 में ये कह दिया कि अगर नोटिस भेजने के बाद भी वो कारण बताने में विफल रहता है और अगर कारण बताता है तो वो कारण जो है अपर्याप्त लगता है असिस्टेंट कलेक्टर को, तो उस कंडीशन में उसको वो ज़मीन जो है खाली करा लेगा और खाली कराने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में बल का प्रयोग कर सकता है जैसा वो आवश्यक समझे। और इसके अलावा जो क्षति और दुरुपयोग यदि कोई ज़मीन की हुई है तो उसके लिए प्रतिकर वसूल करेगा। और प्रतिकर कैसे वसूला जाएगा, प्रतिकर वैसे ही वसूला जाएगा जैसे भू राजस्व के बकाये की वसूली की जाती है। सेक्शन 67 के क्लास 3 में ये बात बताई गई है। अब क्लास 4 में क्या कहा गया है, इफ द असिस्टेंट कलेक्टर इज द ओपिनियन दैट द पर्सन शोइंग कॉज इज नॉट गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डैमेज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और रॉन्गफुल एक्विजिशन रेफर्ड इन नोटिस अंडर सेक्शन 2 ही शैल बी डिस्चार्ज द नोटिस। अब यदि क्लास 2 में जो नोटिस आपको दी गई और क्लास 4 में ये कह दिया गया, अगर सहायक कलेक्टर को ये राय हो कि उपधारा 2 के अधीन की जो नोटिस दी गई थी जिसमें क्षति या दुरुपयोग की बात कही थी उसके लिए वो दोषी नहीं है तो नोटिस को खारिज कर देगा। क्लास 5 में ये कह दिया गया, एनी पर्सन एग्री बाई ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 may within 30 days from the date of such order refer an appeal to the collector। यदि उपधारा 3 में या उपधारा 4 में, उपधारा 3 में क्या कहा गया है, उपधारा 3 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर नोटिस के बाद सहायक कलेक्टर को ये समझ में आता है कि इसका ज़मीन का दुरुपयोग हो रहा था तो वो ज़मीन को खाली कराएगा और उसे कंपनसेशन वसूल करेगा। और क्लास 4 में कह दिया गया है कि अगर वो अगर उसको नोटिस का जो जवाब उसने लगाया दुरुपयोग करने जिसके लिए दुरुपयोग करने का आरोप है और उसे वो लगता है कि नहीं साहब वो दोषी नहीं है दुरुपयोग का तो नोटिस खारिज कर देगा। क्लास 5 में कह दिया 3 और 4 से अगर किसी नोटिस से कोई व्यक्ति व्यथित है तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर को अपील कर सकता है। क्लास 6 में कह दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एवरी ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर मेड कलेक्टर अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 बी फाइनल। इस संहिता के किसी अनुबंध में अंतर किसी बात के होते हुए भी किसी इस धारा के बंध के अधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अधीन अंतिम होगा, यानी कि कलेक्टर की जो अपील की गई है वो अंतिम मानी जाएगी। यहाँ पर आसान शब्दों में इतनी सी बात कही गई है कि अगर सहायक कलेक्टर ने कोई आदेश दिया, चाहे वो आदेश क्लास 3 में दिया हो या फिर क्लास 4 में दिया होगा और 30 दिन के अंदर आपने कलेक्टर के सामने अपील कर दी तो कलेक्टर का आदेश जो होगा फाइनल माना जाएगा। क्लास 7 में क्या कहा गया, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एनी सेक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब। इस धारा के दिन किसी कार्रवाई में अपनाई गई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसा विहित किया जाए। अब इस पर एक्सप्लेनेशन इसमें से जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेशन में कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड लैंड शैल इंक्लूड ट्रीज एंड बिल्डिंग स्टैंडिंग देयर ऑन। इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द भूमि में उस स्थिति में वृक्ष और भवन भी है।
तो आज हमने सेक्शन 63 यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 67 के बीच में चर्चा की गई है। इसमें हमने लैंड अलॉटमेंट की बात कही कि किस ज़मीन का लैंड अलॉटमेंट होगा, अगर अलॉटमेंट होगा तो किन व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर कोई कैसे उनको पोजीशन दिया जाएगा, कोई अगर इर्रेगुलर अलॉटमेंट है तो उसको कैसे कैंसिल किया जाएगा, और अगर कोई ज़मीन का कोई डैमेज हो रहा हो, मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा हो या फिर रांगफुल एक्विजिशन हो तो उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। ये सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 67 तक हमने समझने का प्रयास किया है। और यदि मैं आपसे पुनः आपसे ये निवेदन ये करना चाहता हूँ अंत में, यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भाई आगे भी आपको लैंड रेवेन्यू यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 से संबंधित सीरीज़ जो है वो आगे हमारी जारी रहेगी, और इसके अन्य प्रोविज़न पर हम भविष्य में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।